नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से हैं। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला पॉइंट, संख्या दी गई है 12, 15 और 21। पॉइंट नंबर 2 में संख्या दी गई है 17, 23 और 29। और पॉइंट नंबर 3 में दिया गया 8, 9 और 25। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। तो पॉइंट नंबर जो 1 है उसका अपने पहले जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि। बिल्कुल प्रश्न में बोला गया है कि इस विधि का ही आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बारह, 15 और 21 इन सब के क्या करने हैं अपने को? अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम ज्ञात क्या करना चाहते हैं? HCF। तो HCF के लिए आपको याद आ गया होगा, इन सभी संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे। ये 12, यहाँ पर हम 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और यहाँ हम बात करेंगे 21। 2 के पाड़े में 12 आता है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, आधा कर दो 6, 2 का भाग फिर जाएगा, आधा कर दो 3, 3 में तो 3 का ही भाग जाता है 1। अभाज्य गुणनखंड यहाँ जो आ रहे हैं उनको आप यहाँ नोट कर दो गुणा का चिन्ह लगा के। ये संख्या हमने कौन सी लिखी है? यहाँ 2, ये 2, फिर 3, इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगे। 15 2 के पाड़े में आता है? नहीं आता, इसका मतलब भाग नहीं जाएगा 2 का। तो 3 का भाग जाएगा 15 में कितनी बार? 5 बार। और 5 में तो 5 का ही भाग जाएगा 1 बार। तो ये हो गया 3 × 5। 21 में 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भाग जाएगा कितनी बार? 7 बार। और 7 में 7 का ही भाग जाएगा 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 × 7। HCF में क्या करते हैं हम? जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं सभी संख्याओं के, वहाँ प्रत्येक संख्या में से अपन एक एक संख्या लेके जोड़ा बनाते। समान संख्याएं होनी चाहिए। जैसे यहाँ 2 है तो अपने को यहाँ पर भी 2 मिलना चाहिए था, यहाँ पर भी 2 मिलना चाहिए था, 2 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। अब इस 2 की बात क्यों करें? क्या ये 2 कोई अलग चीज़ थोड़ा ना है, वही तो 2 है ये। तो यदि इसका जोड़ा नहीं बना तो 2 का नहीं बन रहा है। 3 की यदि बात करें तो पहले चेक करो, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। तो ये 3 यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, तो सब में कॉमन आ गए। ये कॉमन का मतलब सभी में है। और जो जोड़ा बन गया जिस संख्या का, उसमें से एक संख्या लिखेंगे। अब ये जो बाकी बच गए उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर बता दूं, हम काम कौन से संख्या के अकॉर्डिंग करेंगे? पहले वाली इन अभाज्य गुणनखंड के अनुसार काम करेंगे। चेक कर लेंगे क्या 2 सभी में है, क्या है तो जोड़े बना दो,
2 सभी में है क्या, है तो जोड़ा बना दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। 3 सभी में है क्या, था, जोड़ा बना दिया, और जो जोड़ा बना उसमें से एक संख्या लिख दी। बाकी जो बच गए उसकी किसी के जोड़े नहीं बनेंगे, फालतू में ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आपका HCF। और अब हम बात करते हैं LCM की। तो LCM याद आ गया होगा, LCM का मतलब लेस है, और लेस को हम बोलते हैं लपेटे में ले लो सबको। लपेटे में कैसे लें, ज़्यादा शरारत नहीं करनी है, ज़्यादा शरारत से काम नहीं चलेगा भाई, बड़े प्रेम से काम करना है। जो भी संख्याएं अपने को दी गई है 12, 15 और 21, इन सब को एक साथ लिख लो और अब अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ये हो गया लपेटे में ले लो सबको, सबको लपेटे में ले लिया एक साथ ही। अब 2 से डिवाइड कीजिए, 2 का भाग यहाँ लगाएंगे 6 आएगा, 2 का भाग यहाँ जा नहीं रहा है, 21 में भी नहीं जाएगा। जिसमें भाग नहीं जाता है उसको ऐसा कैसा ही नोट करते हैं। अब 2 का फिर भाग लगाएंगे, 6 में जाएगा 3 बार, 15 में जाता नहीं, 21 में जाता नहीं, नहीं जाता तो क्या करें, वैसा का वैसा रहेगा। अब 3 का भाग जाएगा 3 में 1 बार, 15 में जाएगा 5 बार, 21 में कितनी बार जाएगा 7 बार। अब देखो 3 का भाग यहाँ किसी में नहीं जा रहा है, तो 3 के अभाज्य संख्या में आपको थोड़ा सा बता दूँ, 2, 3, 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 13, 17, 23, 29, ऐसे चलते रहते हैं आगे तक। 25 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 तक की गिनती में, उनको आप याद करें। 5 का भाग जाएगा, यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ जा रहा है 1 बार, 7 में नहीं जाएगा। 7 का भाग लगाएंगे, एक ऐसा कैसा नोट करो, ये 7 में कितनी बार जाएगा 1 बार। और यहाँ जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनको यहाँ लिख दीजिए, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, और इन सब को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 × 2 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60, एक बार यहाँ तक समझ लीजिए 5 तक, ये हो गया गुणा करने पर 60। अभी हमारे पास में 7 से गुणा नहीं किया, 7 से आप कर लेते हैं, 6 का पाड़ा 7 बार बोलो सीधा 42, और लास्ट में यदि शून्य है तो आप भी लास्ट में शून्य लगा दो। ये हो गया आपका LCM। केवल इस प्रश्न में हमसे ये पूछा गया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब हम पॉइंट नंबर 1 की बात यहाँ कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 के बारे में। पॉइंट नंबर जो 2 है उसमें आपको कौन कौन सी संख्या दी गई है, एक बार आप उनको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। संख्या हमें दी गई है 17, 23, 29। तो पॉइंट नंबर जो 2 है उसमें 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। 17, मैं कहूँ भी 17 में भाग कौन सी संख्या का लगाएं। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करते समय केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाया जाता है, जो मैंने यहाँ आपको बता रखी है। अब विद्यार्थी सोच रहे हैं पहले 2 का चेक करूं, 3 का चेक करूं। नहीं भाई, याद कर लो उनको, ये खुद क्या है अभाज्य संख्या, और अभाज्य में खुद का ही भाग जाएगा, इसलिए 17 में 17 का ही भाग जाएगा एक बार। इसी प्रकार यदि अपन 23 की बात करें तो आप देख लीजिए 23 खुद अभाज्य है, तो 23 में भी 23 का ही भाग जाएगा एक बार। 29 खुद अभाज्य है, तो 29 में किसका भाग जाएगा भाई, 29 का एक बार। अब बाकी विद्यार्थियों को ये जानकारी नहीं होती कि ये खुद अभाज्य है, तो वो भटकते रहते, काफ़ी प्रयास करते, काफ़ी मशक्कत करते, लास्ट में रिजल्ट मिलता उनको रॉन्ग, क्योंकि उनको पता ही नहीं है किसका भाग लगाऊं। अब आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या है तो उसमें उसी का ही भाग जाएगा। तो बताइए 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 ही हुआ, 23 का 23 ही हुआ, और 29 का 29 ही हुआ। अब यदि अपन यहाँ जोड़े बनाने का प्रयास करें तो किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि हम ऊपर वाली जो अपनी लाइन है, पंक्ति है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। 17 की यदि बात करें तो 17 कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब जोड़ा नहीं बना। तो कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब अब क्या किया जाए। याद करना, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज़ छुपी हुई थी।
तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए यहाँ 1 का जोड़ा बन गया। 1 से गुणा क्यों किया? कर सकते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला मालिक 1 जरूर होता है। 1 से मल्टीप्लाई करने पर फर्क तो पड़ नहीं रहा है, और फर्क पड़ नहीं रहा है, हमारा काम हो रहा है, तो गुणा करने में क्या तकलीफ है, गुणा कर दीजिए। ठीक है, हमने गुणा किया, फर्क कुछ पड़ा नहीं, लेकिन जैसे ही 1 से गुणा किया तो हमें ये चीज़ महसूस हो गई कि यहाँ 1 सब में आ रहा है, ये जोड़ा बन गया, इसका HCF 1 आ गया। सीधे तौर पे मैं बता दूं, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पर कॉमन कितना माना जाएगा? 1। एक ही बात याद रखनी है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला मालिक 1 जरूर होता है। जहाँ कहीं कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पर कॉमन 1 जरूर आएगा। तो ये हो गया आपका HCF। पॉइंट नंबर 3 जो है वो विद्यार्थी स्वयं करेंगे। ठीक है, और आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, आपको बता दूं कि हमारे चैनल को आप काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे चैनल RP कटारिया को। और एक बार फिर से मैं आपके लिए बता दूं कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स विद्यार्थियों को मिल रहा है। तो आप जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली घंटी का जो बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन है वो समय पे मिल जाए और आप हमारे अच्छी जानकारी से वंचित नहीं रहें। जो भी विद्यार्थी पॉइंट नंबर 3 का जो रिजल्ट है उसको हमारे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट करेगा, उसका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे, उसकी जानकारी देंगे कि इस विद्यार्थी ने या इस पर्सन ने इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखो, गणित में सब कुछ ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे विशेष गौर करेंगे आप। ठीक है जी, आगे देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी तक इस प्रश्नावली में जितने भी एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन हमने किए हैं वहाँ पर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है बिल्कुल सिंपल है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, हो सकता है कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में एक बार फिर से आ जाए, तो क्यों नहीं हम पहले से ही इसको तैयार रखें। तो इसको पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। मेरे सामने कई बार ये बात आती है कि विद्यार्थी बोलते हैं कि सर गणित बड़ी कठिन है। मैं बोलता हूँ कि गणित से आसान तो इसमें है ही नहीं कोई सब्जेक्ट। बोलते हैं नहीं सर, आप तो गणित के हो इसलिए बोल रहे हो, बाकी हमें तो कठिन लगती है। मैं कहता हूँ कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आता। विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हमें तो आप जो भी आंसर बताते हो समझ में नहीं आता कैसे। मैंने कहा आंसर समझते ही क्यों हो, फिर क्या करना चाहिए? पहले आप क्वेश्चन को समझिए। जिसके क्वेश्चन समझ में आ गया कि उसमें मुझे क्या दिया गया, तो ये मान लीजिए कि आपके सॉल्यूशन करने का जो काम है वो 50% कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन को समझिए। HCF, यहाँ HCF लिखा हुआ है, आगे बराबर लिखा हुआ 9, तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये जो 9 लिखा हुआ वो HCF है। लेकिन ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना वो क्या चीज़ है? ये कह रहे हैं कि जो HCF 9 बताया जा रहा है वो इन दो संख्याओं का HCF है। ये ब्रैकेट में लिखा जो गया है ये दो संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं का HCF है 9। बिल्कुल क्लियर हो गया। 9 HCF है किनका? इन दोनों संख्याओं का। अब कह रहे हैं कि आप LCM ज्ञात कीजिए। किनका? 306 और 657, वही संख्या आ गई। जिन इन दोनों संख्याओं का आपको HCF दिया गया है उन दोनों ही संख्याओं का आपको LCM ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी विधि का उल्लेख नहीं किया है कि कौन सी विधि से करना है।
तो मुझे तो सबसे सिंपल बात ये लगती है कि अभाज्य गुणनखंड यदि आपको आते हैं तो अभाज्य गुणनखंड से आसान कोई तरीका नहीं है। बस केवल शर्त एक ही है कि आपको अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। चलिए, तो हमारे पास में संख्याएं कौन कौन सी है, थोड़ा सा एक बार अलग से लिख लीजिए कि हमारे पास में संख्याएं हैं 306 और 657। इसके अलावा ये जो 9 लिखा हुआ वो क्या है भाई, HCF है। किसका HCF? इन्हीं संख्याओं का। तो HCF आपको दिया गया है 9। ठीक है। अब देखो, यहाँ एक बात बता दूँ मैं आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। वो रिलेशन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, चाहे तो ऐसे बोल दो या इसकी जगह अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या। एक ही बात है ना भाई, दो संख्याओं का गुणनफल चाहे ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो, इन दोनों में से एक ही चीज अपने को लिखनी है। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, संबंध है, और इसको आपको याद रखना है। समझ गए होंगे क्या चीज़ है। मान लीजिए आपको दो संख्याएं दी गई है, तो हम यदि उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो उनका गुणनफल और उन दोनों संख्याओं का जो HCF और LCM आ रहा है उनका गुणनफल होता है वो बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के बराबर होता है। ये सर्वसत्य बात है, पहले से सत्यापित है, आपको इसको सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको केवल याद रखेंगे। ठीक है ना। ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा इस संबंध पे गौर कीजिए कि हमारे पास में कितनी क्वांटिटी की बात हो रही है। प्रथम संख्या, दूसरी संख्या, HCF, LCM, 4 राशियों की बात हो रही है। कितनी राशियों की बात हो रही है? 4 राशि, 1 2 3 4। यदि इन 4 में से कोई भी 3 राशि हमें मिल जाए, कोई भी 3 राशि, तो चौथी राशि का मान इस संबंध से आ जाएगा। अपने को कहीं पे भी अभाज्य गुणनखंड वगैरह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, दो संख्याएं दे दी, HCF दे दिया, तो कितनी राशियां हो गई? 1 2 3। इस सूत्र में कितनी राशियां हैं? 1 2 3 4। 4 में से कितनी राशियां मिल गई? 3। और सर कौन सी? भले चाहे कोई भी 3 राशि हो, 3 राशि हो और चौथी राशि का मान पूछे तो ये संबंध आप लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहली संख्या बताइए कितना है? 306। दूसरी संख्या बताइए 657। HCF 9 दिया गया है। LCM तो पूछा गया है, ये रहा LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM से पूछा गया तो यहाँ LCM ऐसा कैसा नोट करेंगे। हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं भाई? LCM ज्ञात करना चाहते हैं। LCM, अब LCM के गुणा में यहाँ जो 9 आ रहा है वो इस सामने वाली संख्या के बटे में लिखेंगे। तो पहले ये सामने वाली संख्या नोट करो, 306 इंटू 657 बटे ये जो गुणा में 9 था, ये 9 किसके गुणा में था? LCM। यहाँ देखो LCM के गुणा में हमने 9 नहीं लिखा, इसका मतलब 9 को हटा रहे हैं, तो गुणा वाली संख्या को हटा रहे हैं तो वो बटे में जाएगा। आपको याद आ रहा है? ये 9 जो हमने लिखा वो क्या चीज़ है? HCF। और याद करना, यहाँ पर जो भी HCF आएगा वो HCF है, उसका भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। जहाँ पे भी आप लगाना चाहो वहाँ काट दो, कहने का मतलब भाग लगा दीजिए। तो 9 का भाग यदि 30 में लगाते हैं तो 9 का पहाड़ा बोल लो, 30 से ज़्यादा नहीं चाहिए। 9 3 27, 3 बार बोलेंगे। ठीक है, हमने बोला 9 3 27, ये कितना है? 30। 3 ज़्यादा है, 3 के आगे 6 नोट करेंगे, 36। 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 36 आता है? 4 बार। तो यहाँ हो जाएगा 34। हमारे पास में क्या बच गया भाई? यहाँ बच गया 34 और यहाँ बच गया 657। 657 को 34 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये 657 लिखें और 34 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। 7 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर 28, 5 4 20, 2 हासिल 22, 6 4 24 और 2 26, 7 3 21, 5 3 15 और 2 17, 6 3 18। 18 और 1 वो हासिल 19 हो जाएगा। देखो, मल्टीप्लाई करने में
अपने को काम फास्ट करना, लेकिन फास्ट करने के साथ साथ में एक्यूरेसी ज़रूरी है। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से आपको मल्टीप्लाई करनी चाहिए, जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ नहीं है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 7 का पारा 4 बार बोलेंगे 28 हासिल 2, 5 का 20 और 2 हासिल 22, 6 4 24 और 2 हासिल लग जाएंगे 26। 7 का पारा 3 बार बोलेंगे 21 हासिल 2, 5 15 और 2 हासिल 17, 6 18 और एक हासिल हो जाएगी यहाँ वाली 19। अब इनको आप जोड़ दीजिए। 8 3 6 और 7 13, 9 और 2 11 और एक ये हासिल 12 और एक हासिल इसमें जुड़ जाएगी, ये हो गया 22,338। 22,338 हमसे पूछा गया था ऐसा, तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि एलसीएम 306 और 657, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? 22,338। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सिंपल भी है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले इसको समझना था। एचसीएफ दिया गया 9, तो ये क्या चीज़ है? ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है 9। इसका मतलब दो संख्याएं दे दी और इन्हीं दोनों संख्याओं का अपने को यहाँ क्या पूछा गया? एलसीएम। तो देखो क्या क्या मिल गया, दोनों संख्याएं मिल गई, लिख दीजिए एचसीएफ मिल गया। तो हमारे पास में देखो 3 राशियाँ हो गई, 1 2 3, ठीक है। और चौथी राशि का मान हमसे पूछा गया। तो एक बात याद रखना, जब एचसीएफ और एलसीएम की बात हो और 4 में से कोई भी 3 राशि हमें दे दें, तो चौथी राशि का मान निकालने के लिए आपको ये संबंध याद रखना पड़ेगा। प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात, दोनों में से एक ही बात लिखनी है, ठीक है ना। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को यहाँ मल्टीप्लाई किया। एचसीएफ हमें दिया गया था 9, एलसीएम हमें ज्ञात करना था। अब विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर इसको आप मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि गुणा करने में हमारा टाइम खराब होता, तो ये कुछ सरल हो जाएगा यहाँ, उसके बाद ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, थोड़ा टाइम बच जाएगा। हम याद करना चाहते हैं एलसीएम, तो इसके गुणा में जो ये 9 आ रहा था, इस 9 को हम लोग यहाँ क्या करेंगे? भाग में ले जाएंगे, सामने वाली संख्या के बटे में। 9 का भाग यहाँ पर भी जाता है, यहाँ पर भी जाता है, भाग लगा लीजिए, ठीक है। अलग से लगा लीजिए यदि आपको कहीं गलत होने की संभावना है तो, और बाकी जो बच गया उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इस प्रकार से 22,338 ये आपको एलसीएम मिल गया। आप इस प्रश्न को एक बार फिर से नोट करेंगे, और यदि आप इनको होमवर्क के रूप में नोट करना चाहें तो आप हमारी वीडियो को एक बार लगातार देखते रहिए और एक बार फिर से देखते हुए पॉज करते हुए इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। कुछ विद्यार्थियों के जहन में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में डायरेक्ट सर 6 पे कैसे जा रहे हैं, 5 वाले का क्या होगा? 5 वाला क्वेश्चन है वो बाकी सभी क्वेश्चनों से अलग फॉर्मेट वाला है, वो अपन किसी दूसरे वीडियो में उसकी बात करेंगे, ताकि हम बीच में आप भी डिस्टर्ब नहीं हो, मैं भी डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि उसका जो सोल्व करने का तरीका है वो इन सब से अलग है, तो उसको हम लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, जांच कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 3 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है? प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो भी यहाँ संख्याएं दी गई हैं उसके बारे में आप जांच करके बताइए कि ये संख्याएं भाज्य क्यों है। अब भाज्य क्यों है ये भी हम बताएंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं ना भाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। वे संख्याएं जिनमें अपने स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो, ठीक है। या अपन ऐसे समझ सकते हैं सिंपल भाषा में कि ऐसी संख्या जो अपने अलावा भी किसी अन्य पहाड़े में आती हो,
ये है आपका भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य का मतलब गुणनखंड संभव, एक से ज़्यादा गुणनखंड आ जाए। अब कैसे चेक करेंगे, देखिए पहले ये जो संख्या दी गई अपने को यहाँ से यहाँ तक, इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, 7 × 11 × 13 प्लस 13। यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ी सी नोट करनी है, देखो 7 × 11 × 13, यहाँ तक ये सब संख्याएं गुणा हो रही है। और आपको मैं बता दूँ, गुणा में आने वाली जितनी भी संख्याएं, वो चाहे कितने भी बड़ा पद हो, वो पूरा का पूरा एक ही पद माना जाता है। समझ में आई बात कुछ? ये सब की सब संख्याएं क्या है, मल्टीप्लाई है, गुणा है। अब गुणा में जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे कितनी भी संख्याएं हैं, यदि उनको गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो पूरा का पूरा वो एक ही पद माना जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक पद है। और प्लस और माइनस के आगे जो मिल गया वो दूसरा पद है। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद। इन दोनों पदों में ऐसा कुछ है क्या, ऐसी कोई संख्या है क्या जो दोनों में आ रही हो? बिल्कुल आ रही है। देखो यहाँ 13 मिल रहा है, यहाँ 13 आ रहा है, तो ये 13 कॉमन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? कॉमन। अब क्या बच गया, देखो यहाँ 7 बच गया, 11 बचा हुआ है, 13 तो हमने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ 13 कॉमन ले लिया। मैं कई मर्तबा ये बता चुका हूँ कि जब आपको ऐसा लगे कि भाई जैसे यहाँ 13 है, 13 हमने कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, जिसका कोई नहीं बचता उसका ऊपर वाला मालिक एक जरूर बचता है। जहाँ कॉमन में कुछ नहीं बचे वहाँ कॉमन एक जरूर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, यदि अपन इसको देखें, ब्रैकेट के अंदर जो लिखी गई वो भी एक राशि है और ब्रैकेट के बाहर लिखी गई वो भी एक राशि है, और इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब है गुणनखंड संभव है। और कैसे गुणनखंड? अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड संभव है। और किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड यदि होते हैं तो वो संख्या हमेशा क्या होती है? भाज्य। भाई भाज्य किसको बोलते हैं? जिसके टुकड़े हो जाएं। तो देखो ये 13 एक अलग गुणनखंड हो गया, और यहाँ जो भी राशि बची है इसको आपको सोल्व करना चाहिए, कर सकते हैं, बाकी सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरी राशि को एक समझ लीजिए, और ये भी एक गुणनखंड है, ये भी एक गुणनखंड है, गुणा हो गए। और गुणनखंड यदि हो गए तो वो संख्या क्या है? भाज्य है। ठीक है, अतः दी गई संख्या क्या हो गई? भाज्य। इसी प्रकार यदि अपन बात करें किसकी? दूसरी वाली ये जो संख्या दी गई है, देखिए आप थोड़ा सा इसको अलग से समझ लें। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। जैसा मैंने यहाँ बताया, आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब की सब संख्याएं गुणा है, तो ये पूरा एक ही पद माना जाएगा। और प्लस के आगे जो लिखा गया वो दूसरा पद है। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद। इन दोनों पदों में ऐसी कोई संख्या है क्या जो कॉमन आ सकती है या दोनों में हो? तो देखो 5 यहाँ मिल रहा है, 5 यहाँ पर भी है, तो 5 कॉमन आएगा। 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ जो बचा 7 × 6, 5 तो हमने कॉमन ले लिया तो 5 लिखा नहीं चाहिए। फिर 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, याद आ गया होगा, लग रहा है कुछ नहीं बचा, 1 बचा है। यहाँ से भले कुछ भी आ रहा हो, ये इसको हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर समझ गए कि ये जो 5 आ रहा है ये एक अलग गुणनखंड है, और यहाँ जो ये आ रहा है ये एक अलग गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि इसके भी अभाज्य गुणनखंड संभव है। अभाज्य गुणनखंड संभव है, कहने मतलब जिसके भी गुणनखंड हो जाते हैं, संभव का मतलब हो जाएंगे, हो रहे हैं, तो ये बात समझ लीजिए, ये भी क्या है? भाज्य है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, दोनों ही संख्या भाज्य है। प्रश्न में हमसे यही कहा था कि आप तो केवल जांच करके बताओ, भाज्य तो है। कैसे पता चला? प्रश्न में बोल रहे हैं ना खुद, भाज्य संख्याएं क्यों है। हमसे तो केवल ये पूछना चाहता है भाज्य तो है, क्यों है? इसके लिए मैंने बताया, ऐसे हमने गुणनखंड करके चेक किया, गुणनखंड हो गए, तो ये इसका रीजन है, ये इसका कारण है कि अभाज्य गुणनखंड संभव है। मतलब गुणनखंड है।
और यदि किसी को डाउट हो रहा है कि अभाज्य अभाज्य सर बात तो भाज्य क्यों रहे, अभाज्य क्यों लिख रहे हो, तो आप अभाज्य को छोड़ सकते हो। केवल इतना समझ सकते हो कि गुणनखंड संभव है, इसके भी गुणनखंड संभव है, और जिसके गुणनखंड संभव है वो क्या होता है, भाज्य। तो दी गई संख्या हो गई दोनों ही भाज्य। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 6। और इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको छोड़ करके अंतिम क्वेश्चन हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सभी विद्यार्थी हमारे वीडियोज को लगातार यदि आप देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से गणित में आप बहुत ही एक महारत हासिल करेंगे और गणित में बात काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाएंगे, क्योंकि हम जो आप लोगों के लिए मेहनत करने हैं वो मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, ताकि आप लोगों का फ्यूचर है वो अच्छा बने और आप लोग अच्छे ढंग से काम कर पाएँ। गणित से आपको भय नहीं लगे, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, देखिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सानिया को 18 मिनट लगते हैं, सानिया को 18 मिनट लगते हैं, परंतु इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। कुछ विद्यार्थी तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा था तो बड़े भयभीत हो गए, बोले अरे वाह यार, ये इतना बड़ा क्वेश्चन, ऐसा तो अभी तक ही नहीं आया इस प्रश्नावली में, ये तो मामला गड़बड़ है। लेकिन भाई डरना नहीं है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा हो भले ही, लेकिन इसका रिजल्ट देखना कितना रोचक होगा। बहुत ही शॉर्ट में समझना है केवल प्रश्न को, डरना क्या, हिंदी अपने को आती है, बस पढ़ लेंगे इसको।
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। किसको समझ में नहीं आया भाई? सबको समझ में आ गया कि ये खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ वर्ताकार पथ है। इससे कोई मतलब नहीं है, तो भाषा है पर्सन की। मूल बात क्या उसको समझना पड़ेगा। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान के जैसे अपन एक चक्कर लगाते हैं, एक राउंड लगाते हैं, तो उसमें सानिया कोई लड़की है, उसको 18 मिनट का समय लगता है। तो ये जो अभी अपने सेंटेंस पढ़ा है, इसमें ये बात समझ में आ रही है कि भाई जैसे सानिया एक चक्कर लगाती है तो उसको कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। तो अपने को एक तो इस चीज़ को फोकस करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 18 मिनट का टाइम लग रहा है सानिया को, ठीक है जी। परंतु इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब रवि कोई लड़का है, यदि वो उस मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसको 12 मिनट लगते हैं। तो रवि को टाइम लग गया 12 मिनट का। अब ऐसा तो हो सकता है ना, सबका अलग अलग स्टेमिना है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। अब हो सकता है कि सानिया थोड़ी धीरे दौड़ रही हो, उसको 18 मिनट लग रहे हैं, रवि फास्ट दौड़ा 12 मिनट लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़िए। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। ये इसकी शर्त है कि हम ऐसा मान लेते हैं कि जब वो दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करते हैं। अब दोनों ने दौड़ना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन दोनों को चक्कर लगाने का टाइम अलग अलग है। एक को 18 मिनट लग रहे हैं, एक को 12 मिनट लग रहे हैं। कहने का मतलब एक फास्ट दौड़ रहा है, एक धीरे दौड़ रहा है। तो पर्सन में ये पूछ रहा है कि उन्होंने एक साथ दौड़ना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन वो कौन सा समय होगा, कितने समय बाद में वो दोनों एक साथ मिलेंगे? बोले हमें क्या पता, रवि और सानिया को पूछिए। नहीं, हमें पता है, क्योंकि हम गणित पढ़ते हैं और गणित में ये सब चीज़ें हैं। आपको केवल एक ही बात है समझनी है, लास्ट में कितने समय बाद वे पुनः, देखो एक लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूँ, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस पूरे प्रश्न का निष्कर्ष बता दूं मैं कि एक वर्ताकार मैदान है। जैसे ही इस वर्ताकार मैदान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक सानिया दौड़ रही है, एक रवि दौड़ रहा है। सानिया को कितना टाइम बता रखा है? 18 मिनट का। रवि को कितना टाइम लग रहा है? 12 मिनट। समय पता चल गया। अब दोनों एक ही टाइम दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय, एक ही जगह से। हमसे पूछा क्या जा रहा है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ऐसी बात किसी पर्सन में आ रही है, इसका मतलब हम लोगों को एलसीएम ज्ञात करना है। भाई कोई बताने नहीं आएगा एग्जाम में, हम लोगों को ये याद आना चाहिए कि सर ने एक बात बताई थी कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर यदि ऐसा वर्ड कहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो दो संख्याएं आपको पर्सन में मिल रही है उनका हम क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ मिटा देता हूँ और अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कैसे मिले। तो सानिया जो थी उसको समय कितना लग रहा था भाई? सानिया को समय लगता है कितना? 18 मिनट। और जो रवि है, रवि थोड़ा फास्ट दौड़ रहा है, ठीक है, तो रवि को कितना टाइम लग रहा है? 12 मिनट का। तो पर्सन में तो बात तो यही आ रही थी ना। अच्छा मैंने ये बता दिया, अब करना क्या है। पर्सन में कहीं पे भी नहीं बोला गया कि तुम एचसीएफ ज्ञात करो या एलसीएम ज्ञात करो। मुझे एक बात बता दो, अभी तक 1.1 और 1.2 में जितनी भी बातें हमने पढ़ी है उसमें एचसीएफ और एलसीएम के अलावा तो कोई बात हो ही नहीं रही है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि या तो एचसीएफ ज्ञात करना है या एलसीएम ज्ञात करना है, लेकिन दोनों में से कौन सा ज्ञात करना है ये कन्फर्म करना जरूरी था। और उसके लिए मैंने एक लाइन आपको अंडरलाइन करवाई थी क्वेश्चन में, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ऐसा यदि नाम आ जाए तो आपको क्या ज्ञात करना भाई? एलसीएम। तो हमें पता चल गया कि हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे एलसीएम कैसे ज्ञात करें? विधि नहीं है, कोई बात नहीं, लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि। ऑलराउंडर है ये जो विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि, इससे अच्छी विधि नहीं मिल सकती, क्योंकि अपन छोटी क्लासों से इसको सीखते हैं। ये जान पहचान की विधि है, अपनी पहचानी हुई विधि है, तो इससे सुपर कोई विधि नहीं होगी। क्या याद कर रहे हैं? एलसीएम। क्या विद्यार्थियों याद आया एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? लैसे। लैसे को हमने अपनी भाषा में क्या समझा था? लपेटे में ले लो सबको। अब लपेटे में ले लो सबको याद आया होगा
कि जो भी संख्याएं हमारे पास में आ रही है उन दोनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे और अब करेंगे अभाज्य गुणनखंड। चलो 2 का भाग लगाते हैं। 2 का भाग यहाँ जाएगा 9 बार, 12 में जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग लगाएंगे। 9 में तो जाता नहीं है, जिसमें नहीं जाता उसको ऐसा कैसा नोट करेंगे। और 6 में कितनी बार जाएगा भाई? 3 बार। अब 3 का भाग जाएगा 9 में 3 बार, 3 में कितनी जाएगा? 1 बार। 3 का भाग यहाँ लगाएंगे 1, यहाँ जाता नहीं। हो गया ना अपना काम। अभी अभी जो अभाज्य गुणनखंड हमें मिले हैं वो यहाँ लिख लो गुणनफल के रूप में और इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से 12, 12 को 3 से गुणा करेंगे 36। या 36 लिखेंगे, लेकिन याद रखना ये 36 आया है वो कौन सी किस प्रकार की राशि है। हमें समय दिया गया था 18 मिनट 12 मिनट, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी किस में आएगा? मिनट में। और यदि आपके क्वेश्चन में सेकंड दे रखा है दोनों जगह पे, तो आपका समय भी किस में मिलेगा? सेकंड में। यदि आपको समय घंटे में दे रखा है यहाँ पर, तो समय किस में लिखा जाएगा? यहाँ घंटे में। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि एज इट जैसा ऐसा ही प्रश्न आए। उसमें कई बार क्या है, इसकी जो इकाइयाँ हैं मिनट सेकंड वगैरह वो चेंज कर दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे 36 मिनट जो आया है, 36 मिनट के बाद में सानिया और रवि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो हम लिखेंगे अतः सानिया और रवि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद में मिलेंगे। हो गया क्लियर? अब तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना कि सर ये प्रश्न तो काफ़ी बड़ा था, प्रश्न बड़ा था, रिजल्ट बड़ा आसान है, केवल 2 ही बातें समझनी थी, मुझे करना क्या है। और जिसको ये पता चल जाए कि मुझे क्या करना है, उसमें ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है, वो उसको कंप्लीट कर सकता है। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए, ताकि हर जनमानस को, जो गणित के प्रेमी लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। यही मेरी मंशा है। मेरा मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी लोग गणित सीखने की इच्छुक हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।